नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट आज रेरा के बारे में समझने वाले हैं कि रेरा में कैसे काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और किसको करना पड़ता है। काफी सारे इन्फॉर्मेशन आज आने वाले हैं आपके पास। रेरा है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक एक्ट है जिसने इसलिए बनाया ताकि जितने लोग रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं उनको थोड़ा सा श्योरिटी रहे कि कोई कानून है जो उसको रेगुलेट करता है और वहां पर अगर कोई गड़बड़ी होगी तो फिर उसकी सुनवाई की जा सकती है। राइट। नेक्स्ट है, ये क्यों लाया गया है? ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो वो बोल रहे हैं वही सारी चीजें इंफॉर्मेशन अथॉरिटी को भी देनी पड़ती है जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाता है या करता है, और अगर उसने नहीं किया पालन तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। जो रेरा का डिपार्टमेंट है, रेरा एक्ट 2016 के अंतर्गत वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के रूप में भी काम करता है। और रेरा एक्ट कब से चालू हुआ? 1 मई 2016 से। राइट। तो दोस्तों, अब रेरा का रजिस्ट्रेशन किसको लेना पड़ेगा ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, एनी पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स और वांट्स टू बिल्ड एन इंडिपेंडेंट बिल्डिंग और बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ अपार्टमेंट। जो कोई इंडिपेंडेंट बिल्डिंग बना रहा हो, जैसे बंगलोज बनाते हैं ना, वो बना रहा हो, या फिर कोई बिल्डिंग बना रहा हो जिसमें काफी सारे अपार्टमेंट होने वाले हैं, तो उनको भी लेना पड़ेगा रेरा का रजिस्ट्रेशन। दूसरा, कोई इंडिविजुअल या एंटिटी, चाहे वो इंडिविजुअल हो या एंटिटी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई अपार्टमेंट है जिसको पूरा ठीक करके उसको वापस से दूसरों को बेचना है, तो उस केस में भी रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, तीसरा पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति जो डेवलपर का काम करता है, लैंड को डेवलप करता है, वहां पे रोड, नाली, लाइट वगैरह जो भी फैसिलिटीज एक्ट के अनुसार है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करके वो बेचना चाहता है प्रोजेक्ट को, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है कि गवर्नमेंट अगर किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करता है, वहां पे बिल्डिंग वगैरह बनाता है और वहां पे अलॉटमेंट करने का प्रोसेस करता है, तो उनको भी रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर कोई है जिसके पास प्लॉट है, जो प्लॉट सेल करना चाहता हो या अपार्टमेंट बनाकर बेचना चाहता हो, उनको भी। स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी या फिर प्रिमिटिव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो रहेगी, अगर वो कंस्ट्रक्शन करके कुछ बेचना चाहती है कोई प्रोजेक्ट को, तो फिर उनको भी लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को बिल्डर बता रहा होगा, कॉन्ट्रैक्टर बता रहा होगा, डेवलपर बता रहा होगा, कोलोनाइजर बता रहा होगा, जो कॉलोनी बसाते हैं, स्टेट डेवलपर, अगर वो डेवलपर स्टेट डेवलपर है या फिर किसी और नाम से अगर काम कर रहा है, तो उसको भी रेरा रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति खुद मालिक नहीं है लेकिन मालिक का पावर ऑफ अटॉर्नी है या फिर उसके पास ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जिससे वो उस लैंड पे पूरा काम कर सकता है, डेवलपमेंट का काम कर सकता है, बिल्डिंग बना सकता है, अपार्टमेंट बना सकता है, बंगलो बना सकता है और बेच सकता है, तो उसको भी रेरा का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी। अब बेनिफिट्स क्या है रेरा रजिस्ट्रेशन का? सबसे पहले ये, क्योंकि रेरा रजिस्ट्रेशन अगर हम कराते हैं तो फिर सारा इंफॉर्मेशन रेरा को देना पड़ेगा, और कस्टमर को अगर कोई दिक्कत होगी तो कस्टमर रेरा को बता सकते हैं। तो क्या होता है, रेरा डिपार्टमेंट का कंप्लायंस करना उनका जरूरी है, जो उन्होंने बोला वो देना जरूरी है और समय पर देना जरूरी है। सबसे पहले तो टाइमली डिलीवरी हो जाता है। दूसरा, जो जो चीजें बोली गई हैं प्रोजेक्ट बनाते समय, प्रोजेक्ट बनाने से पहले वही सारी चीजें मिलती है ग्राहक को, और जितने भी परमिशन होते हैं सारे परमिशन उनको लेने पड़ते हैं, क्योंकि परमिशन पूरा जमा करना पड़ता है रेरा डिपार्टमेंट में। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बिल्डर है वो, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो सही बना है या फिर उसमें कोई भी खामी आ गई तो फिर उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अगर उसने कुछ गलती किया है, कंस्ट्रक्शन में कोई भी ढिलाई छोड़ी है, तो रेरा डिपार्टमेंट उनसे वसूली भी कर सकता है, उनके ऊपर एक्शन भी ले सकता है और उस चीज को ठीक भी करवा सकता है। और एडवर्टाइजमेंट की परमिशन नहीं है रेरा रजिस्ट्रेशन के बिना। अगर आपने कोई बिल्डिंग, कॉलोनाइजर या फिर कोई भी आप प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और आपका रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाने वाली है। और रिडक्शन ऑफ बुकिंग अमाउंट, इसका मतलब क्या होता है, पहले बुकिंग अमाउंट कई बार ना 40-50% तक ले लेते थे, लेकिन जब से ये रेरा रूल आया तो 10% से 20% ही बुकिंग अमाउंट ले सकते हैं, उससे ज्यादा बुकिंग अमाउंट नहीं लेते हैं। अब वैलिडिटी क्या रहती है रेरा रजिस्ट्रेशन की? जब तक कि वो प्रोजेक्ट चलता है तब तक की रेरा रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी रहती है। लेकिन रेरा रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कब बढ़ाई जा सकती है? सबसे पहला, फोर्स मेज्योर, मतलब अगर कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, सूखा हो गया, वार हो गया, वार मतलब लड़ाई हो गई, फ्लड हो गया, फायर, आग लग गई, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, मतलब भूकंप आ गया, और या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटी जो कि नॉर्मली रियल एस्टेट के डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी, जैसे ये कोरोना आ गया, तो कोरोना भी एक तरीके का नेचुरल कैलामिटी है। इस समय सारे लोग डरे हुए हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ गॉड, कुछ भी ऐसा चीज जो कि प्रॉब्लम है और हमारे लिए नहीं, सबके लिए प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कोरोना बोला, वो भी एक एक्ट ऑफ गॉड ही बोल सकते हैं, या नेचुरल कैलामिटी में भी उसको कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, रेरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले रेरा रजिस्ट्रेशन उसको कराना पड़ता है जो कि बिल्डर या डेवलपर होता है। दूसरा, एजेंट, एजेंट भी रेरा रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ये दो लोग रेरा रजिस्ट्रेशन कराते हैं, दोनों का रजिस्ट्रेशन करने का
प्रोसेस अलग है। तो पहले हम बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, प्रोमोटर जो रहेगा उसको एक बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करनी पड़ेगी कि हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं प्रोजेक्ट का, पहला चीज। दूसरा, एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन होंगे। तीसरा, रेरा रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन को पूरा रेडी करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को अटैच करना पड़ेगा। अटेनिंग अप्रूवल फॉर द अलॉटमेंट लेटर, सेल एग्रीमेंट एंड सेल्स डीड। अब जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं उससे रिलेटेड अलॉटमेंट लेटर, सेल एग्रीमेंट और सेल डीड की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टाइटल डीड को सर्च कराना जरूरी है। जो भी लैंड पे जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसका सर्च रिपोर्ट होना हमेशा जरूरी रहता है। और एनओसी अलग अलग डिपार्टमेंट, जहां जहां जो जो डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है वो सारे डिपार्टमेंट से उस प्रोजेक्ट का एनओसी लेना, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हो, अगर एयरपोर्ट से कनेक्टेड है आसपास है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी लेना पड़ सकता है, नेशनल अथॉरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो जो अथॉरिटी आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है नेशनल लॉ या फिर स्टेट लॉ के अनुसार, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने पड़ेंगे फॉर्म ए में फिलअप करने के लिए, और रेरा एप्लीकेशन फॉर्म को आपको रेस्पेक्टिव अथॉरिटी को, स्टेट की जो अथॉरिटी है वहां पर जमा कराना पड़ेगा, राइट। अब दूसरा आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एजेंट का। एजेंट का रजिस्ट्रेशन करते समय क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फीस के साथ में, डॉक्यूमेंट के साथ में फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन देंगे तो उसके बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जिसके बारे में आप एजेंट बनने वाले हैं। ऑल्सो यू नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स एंड अदर ट्रांजेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्वार्टरली। जो एजेंट रहेंगे उनको ट्रांजेक्शन और बुक्स ऑफ अकाउंट सारा मेंटेन करना पड़ेगा और क्वार्टरली उसको जमा करने की जरूरत पड़ेगी अथॉरिटी के पास में। और डिटेल इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ भी आपको प्रोजेक्ट से संबंधित और उसके कौन कौन खरीदार हैं और उसमें कैसे आपने काम किया, वो सारा डॉक्यूमेंट किसी भी समय चेक किया जा सकता है और आपको जमा करने की जरूरत रेरा डिपार्टमेंट में पड़ सकती है। आखिरी पॉइंट ये है कि अगर रेरा का जो एजेंट है कहीं से भी उसने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दिया जो कि वास्तविक में नहीं है, प्रोजेक्ट के बारे में हो, चाहे प्रोजेक्ट के फायदे के बारे में हो, या किसी और तरीके से उसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, तो उस केस में भी उनका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। अगला पॉइंट है कि रेरा रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। जो केवाईसी होता है वो तो लगेगा ही लगेगा फोटो के साथ में, और प्रोमोटर के जितने भी पार्टनर हैं या फिर उनके साथी हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन है, कोई भी ऑथराइज पर्सन अगर उन्होंने रखा है तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है जो काम करते हैं, सबका नाम, पता और उनका डिटेल डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे। उसके बाद प्रोमोटर जितने भी, उनका पैन कार्ड चाहिए, उनका आधार कार्ड चाहिए, और जो अलग अलग अथॉरिटी से अप्रूवल लेने की बात कही गई है वो सारे अथॉरिटी के अप्रूवल जो एप्लीकेबल हो, सारे नहीं, उसका अप्रूवल आपको अटैच करना पड़ेगा। डेवलपमेंट प्लान की जरूरत पड़ेगी, राइट। इतना करने के बाद आपको क्या और लगने वाला है? इसके अलावा आपको डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 3 साल के आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसका मतलब जो टाइटल डीड है, मतलब आपका जो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है, और चेन ऑफ टाइटल मतलब पहला व्यक्ति कौन था जो उसका मालिक था, उसके बाद कौन लिया, फिर किसने लिया, कब लिया, ये सारा चीज को चेन ऑफ टाइटल बोलते हैं। चेन ऑफ टाइटल प्रोवाइड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे प्रोफॉर्मा ऑफ अलॉटमेंट लेटर। आप किसी को अलॉटमेंट लेटर दोगे तो वो कैसा दिखेगा, अभी से देना पड़ेगा। सेल एग्रीमेंट दोगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, अभी से देना पड़ेगा। कन्वेंस डीड, जो डीड बनाओगे वो कैसा बनेगा, अभी से देना पड़ेगा, ताकि उसकी भी जांच होगी कि आपने क्लॉज में कोई अपने फायदे की या फिर सामने वाले के नुकसान का कुछ चीज तो नहीं रखा है, और वो सही है कि नहीं। आपने कौन कौन सा आर्किटेक्ट और इंजीनियर को एम्प्लॉय किया उसका पूरा जानकारी देना पड़ेगा, और जो डॉक्यूमेंट रेरा डिपार्टमेंट मांगेगी आपको देना पड़ेगा। अब एजेंट अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो क्या लगेगा? सबसे पहले डिटेल ऑफ रियल एस्टेट एजेंट लाइक नेम, फोटोग्राफ, पार्टनर, डायरेक्टर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब देना पड़ेगा। पैन और एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, अपना एड्रेस प्रूफ देने वाले हैं। जब ये सब दे देंगे तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, किसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को छूट दिया गया, एग्जेम्प्ट किया गया, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले, अगर 500 स्क्वायर मीटर से कम का जगह डेवलप कर रहे हो तो रेरा का जरूरत नहीं है, या फिर उससे कम का जगह तो है लेकिन 18 अपार्टमेंट यूनिट के अंदर बना रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और प्रोमोटर को अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का, और वो कब मिल चुका है, रेरा के लागू होने से पहले, तो उस केस में भी उसको रेरा का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहते हैं जिसमें मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, सेलिंग और नए अलॉटमेंट की जरूरत नहीं है। पुराने जितने ग्राहक हैं उन्हीं लोगों के लिए अगर आप कुछ चेंजेस करके दे रहे हो, थोड़ा उनके लिए सुधार करके दे रहे हो, रिमॉडलिंग करके दे रहे हो, रिनोवेट करके दे रहे हो, तो वहां पर आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफेंसेस और पेनल्टीज क्या है, क्या क्या पेनल्टी लग सकता है, ये सेक्शन 59 ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 2016 के अनुसार है।
10% पेनल्टी लग सकती है प्रोजेक्टेड कॉस्ट का। प्रोजेक्ट का कॉस्ट अगर 10 करोड़ है तो पेनल्टी उसका 10% 1 करोड़ तक लग सकता है। अगर कंटिन्यू वो डिफॉल्ट करते ही रहा जिस कारण से पेनल्टी लगा, तो फाइन भी लग सकता है और 10%। जैसे 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपको 10% पेनल्टी लग गया, लेकिन आप वो गलती करे जा रहे हो जो जिस गलती के कारण आपका ये पेनल्टी लगा है, तो आपको 10% और फाइन लग सकता है। इसका मतलब है जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10%, 1 करोड़ और आपको लग सकता है। 3 साल का जेल भी हो सकता है, राइट? तो दोस्तों ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, एजेंट का भी और आपके बिल्डर का भी, और क्या पेनल्टी ये भी आपको पता है। तो दोस्तों धन्यवाद, और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।